हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी की जो क्लास है उसको एमसीक्यूज़ में करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो जो हम चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं सब्जेक्ट का, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो जब टॉपिक को पूरा डिटेल्स में कवर कर लेंगे उसके बाद उसी पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिस जिस एग्जाम्स में भी आ चुके हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आज देखते हैं जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, यह हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। अब इसी टॉपिक पे जो है टॉप 40 क्वेश्चंस जो है हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं और ये जो है इस टॉपिक का पार्ट 1 है। ठीक है, इससे और भी 40 क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तो अभी हम देखते हैं टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है, किसके? पृथ्वी की परिक्रमा के बारे में। ठीक, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्कर किसके कारण होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। उसमें ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन के कारण, या फिर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, या पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। हमें बताना है कि जो दिन है और रात, पृथ्वी पर दिन और रात यानी कि नाइट और डे किसके कारण होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, या फिर रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों के कारण, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने देखा होगा मेरी जो पहली क्लास है ज्योग्राफी की, रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि जो हमारा अर्थ पे डे और नाइट है, रात और दिन है, वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन जब अर्थ रोटेट करती है उसी के कारण जो है पृथ्वी पे, अर्थ पे दिन और रात होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि घूर्णन क्या है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन क्या है? रोटेशन। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन, घूर्णन क्या होता है? जब हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वह क्या करती है, सूर्य, ये समझ लीजिए, ये जो है ये सन है, और हम जैसे ही कि जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वह सन के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। ठीक, ये हम जैसे कि जानते हैं ये सूरज के चारों ओर रोटेट करती है। ठीक है, तो इसी रोटेशन को जो है घूर्णन बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी का घूर्णन यानी कि पृथ्वी जो है एक अपने अंश पे एक्सिस पे जो है सूरज के चारों ओर राउंड लगाती है। ठीक है, इसको घूर्णन बोलते हैं, यानी कि रोटेशन बोलते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है? परिक्रमण। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है कि हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वह सूरज के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। ठीक है, जैसे ये तो घूमती है सूरज के चारों ओर, इसे रोटेशन लगा रही है, लेकिन अपने एक्सिस पे ही ये खुद भी गोल गोल घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे ये चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी खुद भी घूम रही है और रोटेशन लगा रही है सूरज का, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात किस लिए होते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। ठीक है, यानी कि घूर्णन के कारण। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि अच्छा, इसमें देखते हैं यही है घूर्णन और दैनिक, मतलब जो पहले क्वेश्चन का था आंसर उसको एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं कि घूर्णन क्या होता है, यानी कि जो रोटेशन होता है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन को भी दैनिक ही बोलते हैं। ठीक है, दैनिक भी बोलते हैं। पृथ्वी हमेशा अपने अंश पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, लट्टू के समान। जैसे हमने अभी बताया कि देखिए पृथ्वी जो है अपने अंश पे पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू जो होता है लट्टू
उसके समान घूमती रहती है अपने अक्ष पर, यानी कि एक्सिस पे, ठीक है, अपनी एक्सिस पे। क्लियर? तो हमने एक डायग्राम देख लिया, ये है हमारा सन, ठीक, और ये हमारी अर्थ है। अर्थ देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, ये हमारा पश्चिम है, ये पूर्व है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। इसी को जो है रोटेशन बोला जाता है, और इसी घूमने के कारण हमारा दिन और रात होता है, ठीक है। दैनिक कारण दिन और रात होती है, अतः इसी गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं परिक्रमण। परिक्रमण यानी वार्षिक गति क्या होता है। तो देखिए परिक्रमण क्या होता है, यानी कि रिवोल्यूशन, ठीक है। परिक्रमण को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। क्लियर? इसको देखते हैं, पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अंश पे घूमने के साथ साथ, अपनी एक्सिस पे तो घूमती है ऐसे, घूमने के साथ साथ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे भी लगाती है, ठीक है। डायग्राम से आप समझ लीजिए, ऐसे तो घूमती है, ये अपनी एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि सन के भी जो है चक्कर लगाती है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्लियर? रिवोल्यूशन। क्लियर हो गया? और ये जो है 365 दिन और 6 घंटे एक चक्कर पूरा करती है। जब ये पूरा चक्कर लगाती है तो इसको लगाने में जो है 365 दिन और 6 घंटे लगा देती है, तो ठीक है, तब जाके 1 साल होता है। क्लियर? और जब ये पूरा चक्कर लगाती है ऐसे अपने एक्सिस पे, तो उससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती रहती है। वही सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिर्फ घुमा के आया है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, अपने धुरी पे जो एक्सिस है उस पर अपने किस तरफ घूमती रहती है। डायरेक्शन बताना है कि कौन से डायरेक्शन में जो है अर्थ रोटेट करती है। तो कौन से अर्थ में करती है, ऑप्शन देखते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से पूरब की ओर। तो अगर आपने क्लास देखा हो रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि जो है हमारी अर्थ किस पे कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि जैसे देख लीजिए, ये हमारा डायरेक्शन हो, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और सॉरी ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरब हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो हमारी ये अर्थ है, देखिए ये हमारी अर्थ है, ये इसका अर्थ का एक्सिस है। क्लियर? ये अर्थ है और ये अर्थ का एक्सिस है, यानी कि धुरी, ठीक है, एक्सिस। तो ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये कर रही है पश्चिम से पूरब की ओर, ये कर रही है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, यानी कि उत्तर हो गया, ठीक है, और ये हो गया ईस्ट, ये हमारा साउथ हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट, ठीक है। यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो किधर से हो रही है, ये पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। क्लियर? अब हमें पता चल गया कि पृथ्वी हमारी जो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है, घूमती है अपने एक्सिस पे। क्लियर? आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में है, अपने अंश पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे जब एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, कितना लगाती है। ऑप्शन देखते हैं, 23 घंटा 30 मिनट लेती है, या फिर 23 घंटे 56 मिनट, या फिर 23 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड, या फिर 24 घंटे। तो कितना एक चक्कर लगाने में कितना लेती है ये जो है
टाइम लेती है 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्लियर, बी ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, यानी कि जो पृथ्वी जो अर्थ है सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 50 मिनट, या फिर 365 दिन 75 दिन। ठीक, तो कितना लगाती है हमने अभी देखा था, पहले क्वेश्चन में भी देखा था और दूसरे क्वेश्चन में भी देखा था कि कितना लगाती है 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, जो हमारी अर्थ है सूरज के चारों ओर, ये हमारा सन है। ठीक है, ये सूरज है, ये है हमारी पृथ्वी अर्थ है। ठीक, तो ये जो है रिवोल्यूशन करती है ऐसे, जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो कितना समय लेती है 365 दिन 365 डे और 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे। और जब यह 365 दिन और 6 घंटे होते हैं तब जाके हमारा क्या होता है 1 ईयर, यानी कि 1 साल पूरा होता है। ठीक है, यानी कि जब हमारी पृथ्वी सूरज के 365 दिन और 6 घंटे जाके चक्कर लगाती है तब जाके हमको 1 साल हम उसको मानते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। क्लियर, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, या जिसको धुरी बोलते हैं, सदा झुकी रहती है, यानी कि जो हमारी अर्थ है वह कितने डिग्री पे टिल्ट है या झुकी हुई है। ठीक है, अपनी एक्सिस पे जो है कितना झुका हुआ है, कितना डिग्री। तो देखते हैं दीर्घ वृद्धि धुरी से 23.1 डिग्री पे, या फिर दीर्घ धुरी से 23 डिग्री पे झुकी हुई है, या फिर दीर्घ वृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री, या फिर दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पे। तो कितने डिग्री पे झुकी हुई है, ये इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, हमारी जो अर्थ है अपने एक्सिस पे कितना धुरी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। ठीक है, एक डायग्राम के जरिए भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये इसका ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये एक्सिस है, ये हो गया एक्सिस, यानी कि ये जो इसका ध्रुवी है। ठीक है, ये एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रहेगी तो उसको एकदम हम स्ट्रेट मानेंगे, खड़ा मानेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ डिग्री झुकी हुई है। तो कितना डिग्री झुकी हुई है, देखिए ये एक्सिस है, ऐसे अर्थ है, तो ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है इसको, ये है 23.5 डिग्री। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री पे जो है अपने एक्सिस पे हमारी अर्थ जो है टिल्ट है या झुकी हुई है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमको ये पूछा जा रहा है कि अपने परिक्रमा पथ पे पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है। यानी कि इस पे हमको बताना है कि जब हमारी अर्थ है, ये हमारी ये सन हो गया। ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये हमारा सन है, तो सन को जब अर्थ रोटेट करती है, चक्कर लगाती है, तो कितनी, ये हमारी पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रही है सूरज के। ठीक है, तो ये स्पीड कितनी होती है, मतलब कितने स्पीड में जो है अर्थ रोटेट करती है सन के चक्कर लगाने के लिए। तो ऑप्शन है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वह अगर सन के चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, ठीक, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 30 km पर सेकेंड, यानी कि
30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक, आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, परिक्रमण जब करती है, हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है तो वो जो सन का है परिक्रमण करता है, यानी कि रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है, ऐसे रिवोल्यूट करती है, यानी कि परिक्रमण करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब चक्कर लगाते समय जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाते समय सन से एकदम, इसमें क्या बोला गया है, अपने अंक से अधिकतम दूरी। ठीक है, यानी कि दूर चली जाती है, रोटेट करते हुए जब अर्थ सन से दूर जाती है तब उस टाइम क्या बोला जाता है, उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सन है, ये सन है, और जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट करते रिवोल्यूट कर रही है, ठीक है, रिवोल्यूशन कर रही है, ये ऐसे अपने डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे जब आती है, ये आई। ठीक है, तो मान लीजिए ये एकदम पास में है, ये डिस्टेंस, ये सन है, ये सन से जब पास में है, अब यही जब परिक्रमा कर रही है, घूम रही है, उसके चक्कर लगा रही है सूरज के, और सूरज के चक्कर लगाते हुए उसी समय जब अर्थ है काफ़ी डिस्टेंस कवर कर देती है, मतलब ज़्यादा दूरी पे चली जाती है। ये दूरी देखिए, ये कितनी दूरी है, ये ज़्यादा दूरी है। ठीक है, तो जब ज़्यादा दूर चली जाती है तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरिजी। क्या बोलते हैं, इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि अपसौर। ठीक है, जब हमारी अर्थ जो है सन से ज़्यादा दूरी पे चली जाती है उसका चक्कर लगाते समय, तो अपसौर बोलते हैं उसको। ठीक है, और वही जब सूरज के पास में रहती है, सन के काफ़ी क्लोज में रहती है, तो उस टाइम क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। ठीक है, उपसौर, ये जो उपसौर है, उपसौर यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि उपसौर किसको बोलेंगे, जब हमारी अर्थ है सन के काफ़ी पास में या नज़दीक में रहेगी, उसको उपसौर बोला जाएगा। लेकिन अपसौर किसको बोला जाएगा, अपसौर जब बोलेंगे हमारी अर्थ जो है सन से काफ़ी डिस्टेंस दूर रहेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर रहेगी जब उसका रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, ये एक डायग्राम भी है, उसके जरिए देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है। ठीक, तो ये डिस्टेंस है दोनों साइड। ये मान लीजिए ये अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी यानी कि ज़्यादा दूर पे है, दूर पे है, तो ये क्या हो गया, अपसौर हो गया। ठीक है, अपसौर यानी कि एम्फेलियन, और पेफेलियन जो है पास में होगा। और सबसे ज़्यादा दूर जब कौन से महीने में होती है, जुलाई में। ठीक है, ऐसा कब होता है, जुलाई के टाइम होता है। और सबसे पास कब होता है, जनवरी। ठीक, जनवरी के टाइम ऐसा ज़्यादातर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है, हमें वही अब डेट बताना है या फिर जो है मंथ बताना है। तो अभी इससे पहले हमने देखा था कि कब कौन से महीने में अधिकतम दूरी पे होती है। ठीक है, पृथ्वी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 30 जनवरी को, दूसरा है 22 दिसंबर को, या फिर 22 सितंबर को, या 4 जुलाई को। तो आपको बताना है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे कब होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जुलाई। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो ये सन है और हमारी पृथ्वी जब ये रोटेट कर रही है तो एकदम अधिकतम दूरी पे आती है, तब ये कौन सी मंथ में होता है, जुलाई। ठीक है,
जुलाई। क्लियर? और इसी को क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर इसी को बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी सन से काफ़ी दूरी पे जा चुकी है, ठीक है, इसका चक्कर लगाते हुए। और ये कौन से मंथ में होता है? ज़्यादातर जुलाई में। क्लियर? आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को क्या कहे जाते हैं? इसमें भी न्यूनतम यानी कि कम से कम दूरी, ठीक है, न्यूनतम यानी कि कम दूरी इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, कम, इसमें कम दूरी बोला जा रहा है। अभी हमने देखा कि जब पृथ्वी सन से काफ़ी दूर चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, और अब इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो है अपने कम से कम दूरी सन से कम दूर रहती है तो क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरेजी। तो क्या बोलेंगे? देखिए हमने अभी बताया था कि अधिकतम पृथ्वी जो है ये सन है, ये रोटेट कर रही है अर्थ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे कम में, यानी कि काफ़ी कम दूरी होगी ये सन से, ये डिस्टेंस जो है कम है, ये हमारी अर्थ है, ठीक। तो जब कम डिस्टेंस होगा, कम दूरी होगी, तो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे उपसौर, ठीक है, यानी कि उपसौर, ठीक है। और ये कौन से मंथ में होता है ज़्यादातर? ये होता है आपका जनवरी में, ठीक है, यानी कि जनवरी महीने में उपसौर होता है, ठीक है। और वही अगर क्वेश्चन हमने देखा था इससे पहले, अगर ज़्यादा दूरी पे हो अर्थ पृथ्वी तो क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे, ठीक है, सॉरी अपसौर। और ये कब होता है? जुलाई में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि जब पृथ्वी जो है अपने सूरज से काफ़ी नज़दीक होगी, काफ़ी पास में होगी, ठीक, तो उसको उपसौर बोला जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। पृथ्वी की उपसौर को पेरिहिलियन स्थिति में किस महीने में होती है? ठीक, अभी हमने देखा था कि जो उपसौर है यानी कि पेरिहिलियन, ये कौन से महीने में होता है। अब उपसौर क्या है? उपसौर हमने देखा था कि जब पृथ्वी काफ़ी पास में होती है सन के, ठीक। तो ये ऐसा कब होता है कि पृथ्वी जो है काफ़ी पास में हो सन के? ऑप्शन देखते हैं, जून में, जनवरी में, सितंबर या फिर मार्च में, ठीक। तो कब होता है ये होता है आपका जनवरी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। जनवरी में क्या होता है? जनवरी में क्या होता है? हमारी अर्थ जो है सूरज के काफ़ी पास में होती है, ठीक है, जनवरी में। और जब पास में होती है तो क्या बोला जाता है? उपसौर, ठीक है, उपसौर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक। तो निकट कब होगी? देखिए ऑप्शन क्या है? 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई और 21 मार्च। तो इसमें अगर आपको डेट दे दिया है, एग्जैक्ट जो डेट दे दिया है वह नहीं पता है तो मंथ पता होगा, ठीक है। तो मंथ से हम समझ लेंगे कि क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पास में कब होती है? हमने देखा था कि जनवरी के टाइम जो है पृथ्वी सन के काफ़ी पास में होती है, ठीक है। तो जनवरी सिर्फ एक ही दे रखा है, यानी कि 3 जनवरी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 3 जनवरी को जो है हमारी अर्थ जो है सन के एकदम पास में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह हमने देखा था। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्लियर? हमने देखा था कि जो सन है, ये हमारा सन है, इसके चारों ओर जो है हमारी अर्थ जो है घूम रही है,
यानी कि इसका परिक्रमण करती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को पहले व्यक्ति ऐसे कौन है कि इस सिद्धांत को उन्होंने पेश किया था या फिर दुनिया को बताया था कि जो हमारी धरती है सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। तो उन ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर गैलीलियो या फिर कोपरनिकस या न्यूटन। तो किसके द्वारा यह बताया गया था? कोपरनिकस। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 12th का क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला है 13 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। ठीक, जो सन है, सूरज है, हमारे सौर मंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती रहती है। ठीक, तो यह गैलीलियो, न्यूटन, पाणिन या फिर कोपरनिकस। ये क्वेश्चन है। अगला पिछला वाला ही क्वेश्चन है 12th वाला, सिर्फ घुमा के पूछ दिया है। इसमें भी वही पूछा गया है कि किसने से यह साबित किया था, यह सिद्धांत दिया था कि यह सूर्य के जो है पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। तो इसका ऑप्शन वही है डी। ठीक है, यानी कि कोपरनिकस। ठीक, 12th क्वेश्चन में भी यही था, एग्जैक्ट पूछ दिया था एकदम सिंपल तरीके से कि किसने यह सिद्धांत दिया था सबसे पहले कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। तो किसने दिया था? कोपरनिकस ने। और इसमें भी वही है, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो ऑप्शन यही रहेगा कोपरनिकस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, यह किसका मत था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन जो है वह है सी। ठीक है, वराहमिहिर। इन्होंने यह माना था, यह मत दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय भूगोल शास्त्री कौन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है। ठीक, हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन जो है, सन के आजू बाजू परिक्रमा करती रहती है, घूमती रहती है। तो उसके समय की गणना, यानी कि उस कितने समय लेती है, उस समय को बताने वाले पहले इंडियन, ठीक है, यानी कि भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे। तो उनका नाम है आर्यभट्ट, वेद भटनागर या फिर भास्कराचार्य या विष्णु देवमापी। तो इसका ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन ये है भास्कराचार्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे इंडियन, भारतीय, ठीक है, ये भारतीय भूगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि टाइम बताया था, समय बताया था कि जो सन का चक्कर लगाती है अर्थ, वह कितना समय लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन है किस लिए नहीं गिरता, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है या फिर उतनी दूरी पर अस्मिहित हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है, या फिर सी उनकी नियमित चाल जो है, चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है या फिर उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी। ठीक है, डी ऑप्शन उसकी गति के लिए जो है आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह है वह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 17th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को कौन से दो गोलार्धों में विभाजित किया गया है या विभाजित करता है। ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी, बी ऑप्शन है पूर्वी और पश्चिमी, सी है दिन और रात, और डी है ग्रीष्म और शीत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट, सी। ठीक है, दिन और रात। ठीक है, यही है जिसके कारण दो गोलार्धों में विभाजित करता है। प्रदीप्ति का वृत्त जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में किस लिए डिवाइड करता है, दिन और रात की वजह से। ठीक, आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इक्विनॉक्स विषुव होता है। ये जो इक्विनॉक्स विषुव जो है यह कब होता है हमको बताना है। ऑप्शन में बताया गया, बोला गया है दिन और रात बराबर होती है तब, या फिर एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है उस टाइम, या फिर एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है उस समय, या फिर एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, तो हमें बताना है कि ये जो इक्विनॉक्स है यह कब होता है। ठीक, तो कब होता है ये, दिन और रात जब बराबर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट है, यानी कि दिन और जब रात बराबर होती है तब इक्विनॉक्स यानी कि विषुव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात का समान लंबाई क्यों कहते हैं। ऑप्शन है शरतकालीन विषुव के कारण, या फिर खगोलीय विषुव, या फिर शीतकालीन विषुव, या फिर वसंतकालीन विषुव। तो किसके कारण यह होता है, ऑप्शन ए शरतकालीन विषुव। ठीक है, शरतकालीन विषुव विश्व में सबसे अंगों में 23 सितंबर को जो है दिन और रात की समान लंबाई इसी कारण होती है, शरतकालीन विषुव के कारण। क्लियर। इक्कीसवां क्वेश्चन देखते हैं 21st, दिन रात किस कारण होते हैं। अभी हमने देखा था इससे पहले कि दिन और रात जो है किसके कारण होते हैं। ठीक है, दिन और रात जो है किसके कारण होते हैं, भू परिक्रमण और पृथ्वी के अंश का झुकाव, या फिर 91 डिग्री पश्चिम। तो किसके कारण होता है, पृथ्वी के अंश का जो झुकाव है उसके कारण। ठीक है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब 22वां क्वेश्चन। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो जो ये सन रेज हैं या जो सूरज की किरणें हैं वो बोली जाती हैं, वह एकदम सीधी यानी कि स्ट्रेट पड़ती हैं अर्थ पर। ठीक है, यह कब होता है, भूमध्य रेखा पर कहाँ पे ये पड़ती है एकदम स्ट्रेट, जब दिन और रात बराबर होती है तो सन रेज जो होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कहाँ पे एकदम बराबर एकदम स्ट्रेट गिरती हैं। ऑप्शन में है भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, या दक्षिणी ध्रुव, या फिर कर्क रेखा पर। तो हमको बताना है कि कहाँ पे जो है सूर्य की किरणें एकदम सीधी गिरती हैं। कब गिरती हैं, दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो यह कब गिरती हैं हमको बताना है। इसका ऑप्शन है करेक्ट भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 23rd क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है। समझ में आया क्वेश्चन। अलग अलग ऋतुओं में जो मौसम होते हैं, ऋतु होते हैं, उस टाइम अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय, दिन का समय और रात का समय जो है
विस्तार में विभिन्नता में किस कारण होते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति पे परिक्रमण करना, यानी कि जो हमारी अर्थ है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या फिर पृथ्वी जो है अर्थ जो है अपने एक ही एक्सिस पे जो है गोल गोल घूमती रहती है उसके कारण, या फिर स्थान की अंतरिक्षीय स्थिति के कारण, या फिर पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना। तो किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, पृथ्वी का जो है नत अक्ष पर परिक्रमण करना है। ठीक है, यानी कि अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय जो है विस्तार में विभिन्नता इसी कारण होते हैं कि पृथ्वी का जो नत अक्ष पर परिक्रमण करती रहती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से निम्नलिखित तिथियों, यानी कि जो तिथि होती है, डेट होते हैं, इनमें से किसमें दोपहर को आपकी छाया, यानी कि हमारी जो छाया होती है, शैडो जो हमारी होती है, सबसे छोटी होती है। यानी कि हमको बताना है कि कौन सी परिस्थिति में, कौन सी तिथियों में, कौन से महीने में, ठीक है, कौन से महीने में हमारी जो शैडो होती है वह काफ़ी छोटी, यानी कि सबसे छोटी, एकदम छोटी नज़र आती है। ठीक, शैडो जो होती है, हमारा जो सन रेज होती है, जो सूर्य की किरणें हम पे पड़ती हैं, तो हमारी शैडो जो होती है, जो परछाई होती है, कभी लंबी दिखती है, कभी छोटी दिखती है। तो छोटी वह कौन से महीने में दिखती है वह हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है 21 मार्च को, या फिर 25 दिसंबर को, या फिर 22 जून को, या फिर 14 फरवरी को। तो ये कब होता है? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 22 जून को जो है हमारी शैडो जो है एकदम अधिकतम छोटी दिखाई देगी हमको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन रेज होती है एकदम हमारे स्ट्रेट पड़ती है, ठीक है, हमारे सर पे रहती है, इसलिए हमारी जो शैडो है उस जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, धूप काफ़ी निकली होती है, तो जो धूप है, धूप की जो धूप हम पे पड़ती है तो वह जो है छोटी परछाई दिखाई देती है। ठीक, आगे देखते हैं 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अपनांत को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि कौन से महीने में जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अपनांत को देखा जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन है 21 जून को, 5 अगस्त को, 18 जुलाई, या फिर 19 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जून, यानी कि 21 जून। ठीक है, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल जो है अनंत को देखा जाता है। आगे देखते हैं 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 26 क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस और किन तिथियों पर, यानी कि महीनों में उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल, ठीक है, शीतकाल अपनांत को देखा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? निम्नलिखित में से किस दिन या किस तिथियों में, कौन से महीने में उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पे शीतकाल अपनांत को देखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है 22 दिसंबर, 5 अगस्त, 10 जनवरी। ठीक है, इन तिथियों को, या फिर हमारा ऑप्शन यहाँ पे इसके नीचे ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, केवल जो है केवल यानी कि 22 दिसंबर को देखा जाता है, या फिर 1 तथा 2 यानी कि 22 दिसंबर और 5 अगस्त को दोनों देखा जाता है, दोनों महीनों में, या फिर केवल 5 अगस्त को, या फिर केवल 5 अगस्त को, या केवल फिर 10 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा नीचे दिया गया है। हमको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध पर जो है शीतकालीन अपनांत कब देखा जाता है। क्लियर? तो कब देखा जाता है, कब देखा जाता है? ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1, केवल एक जो है, या केवल एक क्या हो गया 22 दिसंबर। ठीक है, तो 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध पर शीतकाल अपनांत को देखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन।
27वां क्वेश्चन क्या बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध को ग्रीष्मकाल अपनांत यानी कि समर सोल्स्टिक को देखा जाता है? 22 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 18 जुलाई को या फिर 11 जनवरी को? तो कब देखा जाता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। यानी कि 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अपनांत या कि समर सोलेस्टिक देखा जाता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? 28 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है कौन से महीने में, कौन सी तिथि को जो है दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। ठीक है, 5 अगस्त को, 10 अगस्त को, 15 जनवरी या फिर 21 जून? तो कब देखा जाता है? 21 जून, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 29वां, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिक या उसको जो अयनांत बोलते हैं, अयनांत डैश यानी कि हमको इसमें फिल करना है गोलार्ध में होता है। मतलब कौन से गोलार्ध में जो है 21 जनवरी को शीतकालीन सोलास्टिक जो है कौन से गोलार्ध में होता है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी या फिर दक्षिणी में? ठीक है, तो हमको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में है, पश्चिमी, दक्षिणी या फिर पूर्वी में? तो किस में है? ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, दक्षिणी। यानी कि जो 21 जून को शीतकालीन सोलास्टिस होता है यह उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्लियर? आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है या फिर कौन सा होता है? तो ऑप्शन है 22 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 जून, तीसरा है 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? हमने बड़ा दिन देख लिया, अब देख रहे हैं कि छोटा दिन कौन से दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन है 22 नवंबर, 22 दिसंबर और 22 मार्च या फिर 21 जून। तो ये कब होता है? ये होता है आपका 21 जून को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन? अभी हमने देख लिया सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा दिन। अब उत्तरी गोलार्ध का देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च को होता है, 21 सितंबर को या फिर 21 जून को या 21 अप्रैल को? तो कब होता है ये? ये आपका होता है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून। ठीक है, 21 जून को होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन अब बताना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 नवंबर को होता है, 22 सितंबर को होता है या फिर 22 मार्च को या फिर 22 जून को? ठीक है, तो कब होता है? ये होता है आपका 22 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? यानी कि पूरे साल भर का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 21 मई, 22 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर? तो इसमें हमको बताना है कि वर्ष का जो है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी। ठीक है, 25 दिसंबर को। ठीक, 25 दिसंबर को जो है वर्ष में पूरा सबसे बड़ा दिन माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी तिथि को सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है। यानी कि कौन से महीने में जो है कौन से तिथि को जो है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 22 दिसंबर को और 24 सितंबर को। ठीक, तो हमको बताना है कि कौन से महीने में जो है सबसे दिन जो है सबसे छोटा होता है और रात जो है काफ़ी लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है 23 सितंबर, 3 जनवरी, 22 दिसंबर या फिर 24 सितंबर को। तो कब होता है ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी में 22 दिसंबर दिया है, यह करेक्ट है। 22 दिसंबर को जो है दिन सबसे छोटा होता है, साल भर पूरे साल में दिन जो है सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है वह कौन से गोलार्ध पे स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध या फिर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पे हमारा इंडिया जो है स्थित है। ठीक, 37वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को, 23 जून को या फिर 23 अप्रैल को। ठीक है, तो कब होता है ये होता है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। 22 दिसंबर को जो है पूरे भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। कौन से दिन हमें बताना है कि जो पृथ्वी है और सूरज है इन दोनों के बीच में दूरी सबसे कम होती है, कौन से महीने में। 21 जून को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या फिर 3 जनवरी को। तो कब होता है ये 3 जनवरी को। ठीक है, जनवरी में हमने देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि जो जनवरी में ये होता है कि जब सन का रोटेट जो चक्कर लगाती है अर्थ, तो ये जनवरी में होता है। तो जनवरी 3 जनवरी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष था। लीप वर्ष और अधिवर्ष हमको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा था। 1100, 1300, 1900 या फिर 2000 लीप वर्ष बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी है, यानी कि 2000 जो था ये हमारा लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। जो मध्य रात्रि सूर्य होता है उसका मतलब क्या होता है। साध्य प्रकाश या फिर उदयमान सूर्य या फिर बहुत चमकदार जो चंद्रमा होता है या फिर डी सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्य रात्रि का मतलब क्या होता है कि सूर्य का जो है ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब इसको विस्तार से देख लेते हैं कि मध्य रात्रि का मतलब होता क्या है। मध्य रात्रि आपको नहीं बताया था तो बता देते हैं कि मध्य रात्रि का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ पे 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स जो है रात होती है और 24 घंटे जो है दिन रहता है, रात होती है, रात जो है वह होती ही नहीं। यानी कि जो हमारा सूर्य है वो पूरे 24 घंटा जो है चमकता रहता है, वहाँ पे निकला रहता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ दिन रहता है, 24 घंटा दिन रहता है, वहाँ पे रात नहीं होती। इसलिए वहाँ आप आधी रात को भी सूर्य को जो है देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ न तो सूर्योदय होता है और न तो सूर्यास्त होता है। ठीक है, यानी कि जो सन है हमारा 24 घंटा वहाँ पे निकला रहता है, वहाँ पे रात होती नहीं है।
तो उसी को क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि सूर्य। क्लियर? तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन था, ठीक है, एमसीक्यूज जो प्रश्न उत्तर वाला, तो आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी हम कल देखेंगे, ठीक, इसी टॉपिक पे, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है, इसी पे हम अगला पार्ट देखेंगे। आज हमने 40 देख लिया, 40 क्वेश्चन देखा। अब कल हम प्लस 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल 80 देखेंगे। इसी से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसको हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज या क्वेश्चंस जो होते हैं सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए उतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना तक हो, जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।